हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 6 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 6 अगस्त और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। यह वह दिन है जब जापानी शहर हिरोशिमा पर 1945 में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। ये जो परमाणु बम गिराया गया था, इसका आपको नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है 2024 पेरिस ओलंपिक की समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है? तो ये मनु भाकर को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत की 2 बार की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मनु भाकर को 2024 ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया है। इस आयोजन के दौरान भाकर महिला ध्वजवाहक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 11 अगस्त को पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह होगा। देखिए, समारोह के लिए अभी पुरुष ध्वजवाहक की अभी तक पुष्टि नहीं हुई, जैसे होगी हम आपको बता देंगे। भाकर ने पेरिस में शानदार प्रदर्शन किया और कई रिकॉर्ड तोड़े। 2 कांस्य पदक जीते। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में अपना पहला कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की मिश्रित ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। तो भारत द्वारा 6 से 8 अगस्त तक कहाँ अपना पहला बिम्स्टेक व्यापार सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह सम्मेलन जो है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने के साथ साझेदारी इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिनमें व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और ऊर्जा के लिए जिम्मेदार बिम्स्टेक सदस्य देशों के मंत्री, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, उद्यमी और उद्योग संघ शामिल है। बिजनेस शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्देश्य से जो है बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापार और निवेशों के संबंधों के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। देखिए, विदेश मंत्रालय ने बिम्स्टेक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो 5 दक्षिण एशियाई देशों बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत और श्रीलंका, 2 दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ता है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है? ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है। इसके साथ ही उनकी 15 साल की सत्ता खत्म हो गई है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर उज़्ज़मान ने कहा है कि अंतरिम सरकार की कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने वादा किया है कि सेना छात्र प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई की जांच शुरू करेगी। देखिए, सरकार ने बल प्रयोग, कर्फ्यू और इंटरनेट बंद करके प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया। इन प्रदर्शनों में लगभग 300 लोग मारे गए थे, जिसके कारण शेख हसीना के इस्तीफे की मांग उठने लगी। शेख हसीना जून 1996 से जुलाई 2001 तक और बाद में जनवरी 2009 से अगस्त 2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं, और वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, और शेख मुजीबुर रहमान को ही फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो आकाशवाणी संगीत समारोह कहाँ शुरू हुआ? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं ओलंपिक से जुड़े करंट अफेयर्स की। तो देखिए, सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक के पुरुष सिंगल्स फाइनल में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है, याद रखेंगे।
बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में डेनियल सेल्जनिक का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये फिल्म निर्देशक थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर्स। देखिए, आसमा कुमारी केसी ने मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब अपने नाम किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने कहाँ अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक और करंट अफेयर। रक्षा प्रमुख यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान 5 अगस्त को नई दिल्ली में तीनों सेनाओं की एक उच्च स्तरीय बैठक सम्मेलन की अध्यक्षता किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जकार्ता में की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो वरिष्ठ IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी ने किसके महानिदेशक का पदभार संभाला है? ये BSF के महानिदेशक बने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, यूपी कैडर के सीनियर IPS ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी को BSF का नया महानिदेशक बनाया गया है। वर्तमान महानिदेशक नितिन अग्रवाल को हटाए जाने के एक दिन बाद ही महानिदेशक SSB दलजीत सिंह को महानिदेशक BSF का पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। देखिए, इस पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय संरक्षण फेलोशिप कार्यक्रम यानी ICFP किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारतीय संरक्षण फेलोशिप पायलट कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजिक ऑफ आर्ट यानी MMA और नीदरलैंड के स्टिचिंग रेस्टोरी एटेलियर लिम्बुर्ग के सहयोग से शुरू किया गया है। देखिए, 19/3/2013 को संस्कृति मंत्रालय ने भारत सरकार और मेट्रोपॉलिटन म्यूजिक ऑफ आर्ट यानी MMA और न्यूयॉर्क के बीच 2 साल अवधि के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद जून 2016 को संस्कृति मंत्रालय और मेट्रोपॉलिटन म्यूजिक ऑफ आर्ट ने न्यूयॉर्क के बीच भारतीय संरक्षण फेलोशिप कार्यक्रम 2016 से 21 अवधि के लिए शुरू करने की एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह कार्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा मेट्रोपॉलिटन म्यूजिक ऑफ आर्ट यानी MMA, न्यूयॉर्क स्टिचिंग रेस्टोरेटिव एटलियर लिम्बुर्ग यानी SRAL, नीदरलैंड रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर कल्चर हेरिटेज ब्रुसेल्स और फियर गैलरी ऑफ आर्ट आर्थर M सैकलर गैलरी द स्मिथसोनियन म्यूजिकल ऑफ एशियन आर्ट वाशिंगटन DC के सहयोग से एंड्रू W मेलन फाउंडेशन के समर्थन से किया जाना था। देखिए, अब तक जो है 36 संरक्षकों को ICF के तहत फेलोशिप प्राप्त हुई है। पायलट कार्यक्रम के दौरान 17 संरक्षक और मुख्य कार्यक्रम के दौरान 19 संरक्षक हैं। इस फेलोशिप का उद्देश्य प्रतिभागियों को घरेलू संस्थानों में संग्रह की बेहतर देखभाल करने के कौशल से लैस करना है और इस क्षेत्र के पेशेवर के साथ अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के साथ एक बड़ा और मजबूत संरक्षक समुदाय स्थापित करना था। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो कौन आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला पहला भारत का राज्य बना है? ये नागालैंड बना है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर से। देखिए, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया और डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक पर स्मारक टिकट का सेट जारी किया। देखिए, केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया और केंद्रीय युवा मामले
खेल, श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज 33वें पेरिस ओलंपिक के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी किया। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये झारखंड में शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, झारखंड राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के हित में विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं का सर्वांगीण विकास है। ऐसे ही एक नई योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है। इस योजना को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत 21 से 50 वर्षीय महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये प्रदान करने की योजना तैयार की गई है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, हाल ही में खबरों में रही INS साल की क्या है? तो ये सबमरीन है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, INS साल की जो है शिशुमार श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिकल पनडुब्बी है, जिसे 7 फरवरी 1992 की भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी है, यह याद रखेंगे। इससे पहले कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां INS करंज और INS वागरी फरवरी 2024 और जून 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए कोलंबो दौरा कर चुकी थी। देखिए, जानते हैं एक और करंट अफेयर से। देखिए, वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी की गई है। देखिए, कोयला मंत्रालय ने हाल ही में 21 जून 2024 को कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी का 10वां दौर शुरू किया था, जिसमें 67 कोयला खदानों की पेशकश की गई और इस दौर में 30 नई कोयला खदानें और 31 पहले से पेश की गई खदानें शामिल हैं, जो जिनके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। इसके अतिरिक्त 8वें और 9वें दर के दूसरे प्रयास के तहत 6 कोयला खदानों की पेशकश की गई। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त तक रखी गई है। देखिए, कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2030 तक 1.5 बिलियन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है, याद रखेंगे ये। देखिए, घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने से घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों सहित विभिन्न उद्योगों के लिए आयातित कोयले पर निर्भरता कम होगी। कोयला मंत्रालय का लक्ष्य राष्ट्रीय मांग को पूरा करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए वित्त वर्ष 2028 तक 1.39 बिलियन टन कोयला उत्पादन करना है, यह भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, हालांकि आयातित कोयले पर निर्भर बिजली संयंत्र थर्मल कोयले का आयात करना जारी रख सकते हैं। यह जानकारी केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका उत्तर दिया था। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो युवा कलाकारों के लिए सहायता देने के लिए छात्रवृत्ति वित्तीय अनुदान योजना कौन लागू कर रहा है? तो ये संस्कृति मंत्रालय कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य शैलियों, स्वदेशी कलाकृति और अन्य पारंपरिक कला रूपों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले युवा कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए समर्थन हेतु विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति के नाम से एक वित्तीय अनुदान योजना लागू कर रहा है। इस योजना के घटक के अंतर्गत अधिकतम 400 विद्वानों को 2 वर्ष की अवधि के लिए 4 बराबर 6 मासिक किस्तों में 5000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, चयनित विद्वानों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनकी किसी गुरु या संस्था से कम 5 वर्षों तक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। विद्वानों का चयन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष विशेष साक्षात्कार बातचीत में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।